हेलो डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रिज्म पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण समबाहु प्रिज्म, जनरली हम लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं वो समबाहु ही होता है। समबाहु प्रिज्म, इसका अपवर्तनांक कितना है, n इज इक्वल टू 1.5 से इस प्रकार अपवर्तित होती है कि I इज इक्वल टू ई। इसका मतलब ये हुआ आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है निर्गत कोण E प्रिज्म कोण का 3/4 गुना है। विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आपको विचलन कोण ज्ञात करना है, मतलब आपको डेल्टा की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन इसने दी कि I बराबर E है, यानी कि जो आपतन कोण है वही निर्गत कोण है, और निर्गत कोण का मान क्या है, प्रिज्म कोण का 3/4 गुना है। और प्रिज्म आपका कैसा है, समबाहु प्रिज्म है, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। ये आपका प्रिज्म कोण हो गया, ये आपका प्रिज्म एंगल हो गया। प्रिज्म एंगल आपका ए माना गया, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का 3/4। इट मीन्स 60 का 3/4 आप करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो ये 15, यहाँ से आपको E की वैल्यू मिल गई कितनी, 45 डिग्री। अब यही वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर है। इट मीन्स I इज इक्वल टू भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब आपसे ये पूछ रहा है कि विचलन कोण कितना होगा, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो आप लोग जानते हैं I इज इक्वल टू ई तभी होता है जब आप देखते हैं कि पैरेलल हो जाती है रे प्रिज्म में, जो अपवर्तित किरण होती है प्रिज्म के अंदर ये वाली पैरेलल टू द बेस हो जाती है, तभी I इज इक्वल टू ई होता है। तो इस केस में आपका डेल्टा यानी कि विचलन कोण जो हो जाएगा वो डेल्टा यहाँ से क्या मिलेगा, I प्लस ई माइनस ए, या I प्लस आई आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे A की वैल्यू जो हुई है एक्चुअल में A इज इक्वल टू कितना है, 2R हो जाएगा। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, तो हमें इससे मतलब है। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपकी हो जाएगी, I का मान कितना, 45 डिग्री, E का मान भी 45 डिग्री, और यहाँ पे माइनस 60 डिग्री करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्री। ये आपका पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब दूसरे वाले पॉइंट पे अगर हम चलें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक हम बताते हैं, एक आप करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा। लेकिन आंसर कमेंट करते समय मेंशन कर दिया करिए कि ये सेकंड का सेकंड है, तब हम आपको क्लियर रिस्पांस दे पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें भी एक समबाहु प्रिज्म है, तो प्रिज्म कोण इसका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका अपवर्तनांक कितना है, n इज इक्वल टू √3 पर आपतित प्रकाश की किरण इसके आधार के समांतर अपवर्तित होती है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे दे दिया कि ये आधार के समांतर, ऐसे ही ये अपवर्तित हो रही है जो आपतित किरण है, तो इसके आधार के समांतर अपवर्तित हो रही है, फिर निर्गत होगी ऐसे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। दोनों केसेस में I का मान यहाँ पे जो होगा वो E के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होगा। और इस केस में R1 का मान किसके बराबर होता है, R2 के। R1 का मान R2 के बराबर हो जाता है। ये R1 प्लस R2 आप जब देखेंगे, ये R1 प्लस R2 प्लस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसको मान लें R1 प्लस R2 और ये एंगल समथिंग माने, इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप समझ जाएं। ये ऐसे यहाँ पे आपका होता है R1 और यहाँ पे होता है आपका R2 और यहाँ पे आपका A होता है, और इस एंगल को समथिंग x मान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर इसके बाद A प्लस एक्स अगर हम देखेंगे तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज है। ये वाला पॉइंट A, इसको मान लें P, इसको मान लें Q और इसको मान लें R। तो APQR आपका क्या है, एक चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है।
अब यहाँ से अगर देखें तो आप यहाँ से यक्स का मान निकालें चाहे यहाँ से निकालें, तो यक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस ए। यही वैल्यू उठा के पुट कर दें किसमें, यहाँ पे। लेकिन हमने बताया जब समांतर हो जाएगा तो R1 R2 के बराबर हो जाता है। ये केस आपको याद रखनी है, तो वो अभी कर लेंगे बाद में। तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा कितना, R1 प्लस R2, यक्स के स्थान पे वैल्यू पुट करनी है प्लस 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मिलेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। हमने बताया जब समांतर किरण हो जाएगी किसके, आधार के, तो R1 का मान R2 के बराबर हो जाता है। मतलब A बराबर आपको मिलेगा कितना 2R, या R इज इक्वल टू कितना A/2। हालांकि ये हमने आपको सिर्फ बताया है जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आपको दिया है, यहाँ पे हम पहले का सॉल्व कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू आपका हो गया √3। ये आप यहाँ पे मेंशन करें। और चूंकि अपवर्तित किरण आधार के समांतर है, अपवर्तित किरण आधार के समांतर है, आधार के समांतर है, तब क्या हो जाएगा, तब आपको मिलेगा R इज इक्वल टू A/2। देयरफॉर यहाँ से आपको मिल जाएगा R का मान क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू 60/2। मतलब R की वैल्यू आपको मिली 30 डिग्री। R आपको मिल गया। इसने I का मान पूछा है आपसे, तो I आपको ज्ञात करना है। फिर आपको R पता, N पता, I आपको निकालना है स्नेल के नियम से, है ना। स्नेल के नियम को यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो स्नेल का नियम जब यूज करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा N इज इक्वल टू sin I बाई sin R। स्नेल का नियम कहीं भी यूज किया जा सकता है, जहाँ पे अपवर्तन हो वहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो n इज इक्वल टू जब ये होगा तो आपके पास R की वैल्यू है, n की वैल्यू है, पुट करिए। तो यहाँ से sin I इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, n इंटू साइन R। अब यहाँ से sin I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, n की वैल्यू √3 है, और sin R यानी कि यहाँ पे sin 30 डिग्री हो जाएगा, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा sin I इज इक्वल टू √3 इंटू 1/2। मतलब यहाँ से sin I इज इक्वल टू √3/2। अब ये वैल्यू क्या है साइन में, ये sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin I इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो I इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 60 डिग्री। ये कंडीशन आपको मिल गई। तो अगर यहाँ पे इसने ये भी बोला होता कि आपतन कोण और निर्गत कोण भी ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि जब किरण आधार के समांतर हो जाएगी तो उस केस में I का मान E के बराबर हो जाएगा, E का मान भी 60 डिग्री आता। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसने ये भी बोला होता कि विचलन कोण क्या होगा, तब उस केस में आप डेल्टा m, क्योंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में ही किरण क्या होती है, आधार के समांतर होती है, तो ये होगा 2I माइनस 2R, या 60 डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते थे, यहाँ पे 2R यूज करें या फिर A रखें डायरेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो डेल्टा m की वैल्यू हो जाती, यहाँ पे I की वैल्यू आपके पास कितनी है 60, तो यहाँ पे ये होता 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा m की वैल्यू आती 60 डिग्री। ये भी यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता था। तो ये तो एडिशनल हमने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझें, इसके बाद क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें और आसान से शब्दों में उसको लगाने का प्रयास करें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक पतले प्रिज्म के लिए बात कर रहा है ये, n का मान इतना है और इसका प्रिज्म कोण कितना है 30 अंश है। इसके लिए विचलन कोण कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ये तो बड़ा इजी लग रहा है हमें, क्योंकि पतले प्रिज्म के लिए बात कर रहा है। तो पतले प्रिज्म के लिए आप जानते हैं कि विचलन कोण का मान क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये फार्मूला आपका है। यहाँ से आप इस फार्मूले को यूज करें
और n का मान आपके पास है। प्रिज्म कोण दिया है, यहाँ पे प्रिज्म कोण इसने ऑलरेडी दे दिया है, मतलब a की वैल्यू आपको 30 डिग्री ही रखनी है, 60 नहीं रखना है, क्योंकि आपका प्रिज्म कैसा है, पतला प्रिज्म है। तो यहाँ से आप इस फार्मूले का यूज करके इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। किसी 60 अंश कोण के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, क्योंकि डेल्टा m लिखा गया है, इसका मतलब मिनिमम डिविएशन कितना है, 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए यदि निर्वात में प्रकाश का वेग इतना आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड अगर यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या निकालना है, आपको v निकालना है। लेकिन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/n, क्योंकि आप फार्मूला पढ़े थे कि n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, n इसने दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाई साइन a/2। ये फार्मूला आपके पास है ऑलरेडी, और a का मान यहाँ पे इसने दिया है कितना है, 60 डिग्री है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन डेल्टा m की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री, a की वैल्यू है 60 डिग्री बाई कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 60/2। तो ओवरऑल यहाँ से आपको मिलेगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये आप ऐड करेंगे 90 होगा, 90 का हाफ 45, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 बाई कितना, 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 2 बाई कितना 1। 2 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू √2 ऐसा भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 बाई कितना 1। तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू आपको कितना मिला, √2। अब √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। तो आप यहाँ पे रखिए 1.4 केवल, क्योंकि आपको अप्रॉक्स में आंसर देना है, बस इतने में ही काम चल जाएगा। अब n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸। ये c की वैल्यू दी है यहाँ पे, तो n का मान रखेंगे 1.4। तो आपको कितना मिल जाएगा, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 बाई कितना 14 × 10⁸। तो v इज इक्वल टू यहाँ से अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो कन्फर्म जाएगा, 2 पॉइंट और एक बार और जाएगा 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या है कि इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक हम बताएंगे, एक आप खुद से करिएगा। देखिए यहाँ पे 60 अंश अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण का मतलब होता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अब 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म द्वारा बैगनी, लाल तथा पीले रंग के विचलन कोण क्रमशः दिए गए हैं। ये आपको दिए गए हैं डेल्टा v, डेल्टा r, डेल्टा y। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है, मतलब आपको ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा फाइंड करने के लिए आप जानते हैं आपको वर्ण विक्षेपण भी ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब आपको थीटा भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले का सॉल्व हम लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, डेल्टा v माइनस डेल्टा r। ये आपका एक फार्मूला है जो क्या बताता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण यहाँ से निकालेंगे जब आप, तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, डेल्टा v का मान कितना है 53 डिग्री माइनस डेल्टा r का मान कितना है 51 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 2 डिग्री। अब थीटा का मान आपको मिल गया। अब आप जानते हैं थीटा और डेल्टा y का जो रेशियो होता है यही क्या होता है, ओमेगा होता है। इसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। मतलब क्या कि यहाँ पे कोणीय वर्ण विक्षेपण और यहाँ पे डेल्टा y, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण की
क्षमता कहलाती है या वर्ड विक्षेपण की क्षमता कहलाती है। तो हमने इसकी परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बताई है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिखें, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा का मान कितना है 2 डिग्री है, और यहाँ से डेल्टा वाई का मान ऑलरेडी दिया गया है, ये है 52 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 डिग्री यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपको 2 2 जा 4 और ये 26 डिग्री हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना 1/26 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो डिवाइड करें। आफ्टर डिवाइडिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 1 में 26 से करेंगे नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर अभी ये 100 हुआ, अब ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, और 3 टाइम्स जाने के बाद जो बचा है ना, अब इतने पे ही आप छोड़ सकते हैं अप्रॉक्स में करके। अभी आप कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो समथिंग यहाँ पे 8 आएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे पहले आप थीटा निकालें, फिर ओमेगा निकालना इजी है, थीटा बाई क्या डेल्टा वाई होता है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें एन आर की वैल्यू दिया गया है। यदि एन आर इज इक्वल टू समथिंग एन वी और एन वाई दिया गया है, तो प्रिज्म के पदार्थ की वर्ड विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि फिर से आपको ओमेगा फाइंड करना है। तो अपवर्तनांक के पदों में आपको एक फार्मूला बताया गया था, एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई कितना एन वाई माइनस 1। इस वाले फार्मूले का अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। आप जाके पिछला वीडियो जब देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे अच्छे से आपको समझाए गए हैं। मतलब अपवर्तनांक के पदों में वर्ड विक्षेपण क्षमता का सूत्र ये है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक पार्ट हम बताएंगे, एक पार्ट आप करिएगा, और आंसर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इसमें क्या दिया गया है कि कांच के एक पतले प्रिज्म का वायु में विचलन कोण दिया गया है, क्या डेल्टा ए इज इक्वल टू 24 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल में डुबा दें तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। मतलब आपको फिर से ये फाइंड करना है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि विचलन कोण किसमें फाइंड करना है, जल में। और प्रिज्म आपका कैसा है, पतला प्रिज्म है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है इसमें, क्योंकि अपवर्तनांक भी है और विचलन कोण भी है। तो आपको इसी का यूज करके क्या फाइंड करना है, आपको डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले विचलन कोण के लिए जो सूत्र निकला है पतले प्रिज्म के लिए वो आप यूज करिए, यानी कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण के सूत्र से। तो ये सूत्र जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो एयर में जब रहेगा तो एग्जैक्टली जो है यहाँ से ANG ये रख दिया जाएगा। लेकिन जब इसको वाटर में आप सिंक करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपको एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो बनेगा प्रिज्म के पदार्थ का, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कैसे है ये हम बताते हैं। तो यहाँ से आपको दिया गया है डेल्टा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा अपवर्तनांक रखेंगे, ANG माइनस 1, और प्रिज्म कोण आपको दिया नहीं है तो आप ऐसे ही रखें A। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करिए 3/2 माइनस 1 इंटू ए। तो आप इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो डेल्टा ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी कितना, 1/2 इंटू ए। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना है, A/2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब उसको जल में डुबोते हैं तब क्या हो जाएगा, आपको n निकालना है। n क्या हो जाएगा आपका, एक नया n मिलेगा आपको जो हो जाएगा A
एन जी, ये ए एन जी आपका ऊपर रहेगा और यहाँ से ए एन डब्लू ये आपका हो जाएगा नीचे। मतलब क्या यहाँ पे आपने निकाला किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष वायु में जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा ही आप कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखें, ए एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2 और ओवरऑल ए एन डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी गई है कितना 4/3। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/8। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी n-1 इंटू ए, ऐसा। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिलेगी 9/8 -1 इंटू ए। फिर यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से 1/8 मतलब a/8 ऐसा मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो डिवाइड अगर आप जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा डेल्टा ए बाई डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू a/2, पूरे का बाई यहाँ पे लगेगा, फिर a/8 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा ए बाई डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू a/2 इंटू 8/a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 4। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसको आप इधर कर दीजिए, 4 को लेके आइए इधर, तो ये हो जाएगा डेल्टा a/4 इज इक्वल टू कितना डेल्टा डब्लू, और इसकी वैल्यू भी आपको दी गई है कितना 24 डिग्री, यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 24 डिग्री बाई 4 इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। तो ये आपको मिलेगा डेल्टा डब्लू का मान कितना 6 डिग्री। ये आपका न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा कहाँ पे, प्रिज्म का ये न्यूनतम विचलन कोण होगा वाटर में, ठीक है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको कोई डाउट है तो इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं कि ये पॉइंट क्या है। वैसे तो समझ रहे होंगे आप लोग, ये एक्चुअल में जल के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब WNG है, क्योंकि प्रिज्म का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। आप इस सूत्र में प्रिज्म का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं, मतलब प्रिज्म के पदार्थ का। तो जल के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए जल वाला आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे, एयर में जो ग्लास का था वो ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से निकाल के ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है 60 अंश वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, पीले प्रकाश के लिए आपको दिया है कितना है √2 है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए कि डेल्टा m का मान कितना होगा और I का मान कितना होगा, मतलब आपतन कोण का मान कितना होगा, और ये आपका R क्या है अपवर्तन कोण, इसका मान क्या होगा। ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र निकाला गया है वो यूज करिएगा, मतलब n इज इक्वल टू क्या साइन डेल्टा m प्लस a/2 डिवाइड बाई कितना साइन a/2। जब ये आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको n ही दिया गया है और क्या दिया गया है a दिया गया है, तो यहाँ से डेल्टा m आपको मिल जाएगा, n दिया है a दिया है, तो यहाँ से डेल्टा m मिलेगा सबसे पहले आपको। अब जब डेल्टा m आपको मिल जाएगा तो ये देखिए n इज इक्वल टू क्या है साइन i बाई साइन r, तो i का मान कितना हो जाएगा डेल्टा m प्लस a/2 और r का मान कितना होगा a/2। तो यहाँ से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। r तो अभी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन i मिलने में प्रॉब्लम होगी। i का मान यहाँ पे निकालने के लिए डेल्टा m का मान पता होना चाहिए। तो डेल्टा m तो आप यहीं से पहले कैलकुलेट करेंगे। r का मान तो ऐसे ही लग रहा है कि 30 डिग्री होगा। तो आई होप आप इसको सॉल्व करके हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये भी 2 पार्ट में है, एक पार्ट हम बताएंगे, एक पार्ट आप कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे क्या है कि किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कितने हैं, ये आपके सामने है, क्रमशः 1.66 तथा 1.64 हैं। किस रंग के लिए, बैंगनी के लिए आपको दिया गया है NV, ये आपको दिया गया है 1.66,
और लाल के लिए दिया गया है NR, इसको हम मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 1.64। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है, 10 डिग्री है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी कि आपको थीटा कैलकुलेट करना है और वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें थीटा भी कैलकुलेट करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, NV माइनस NR इंटू ए। ये चीज़ अगर जब तक हमको नहीं पता होगी तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब ये कैसे आया है, आप लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो डेल्टा का मान रखेंगे किस टर्म्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो यही चीज़ बन के आएगी, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए होता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे V रखेंगे तो यहाँ पे V रखेंगे इंटू ए, ऐसे रहेगा। ए आपका प्रिज्म कोण है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करें तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 1.66 माइनस 1.64, और ए की वैल्यू आपको दी गई है 10 डिग्री, यहाँ पे रखिए 10। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये अंतर जो मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.02 ऐसा इंटू 10, और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डिग्री है। तो आप यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 डिग्री। ये आपका कौन सा मान हो जाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण का। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए आप लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, NV माइनस NR डिवाइड बाई कितना, NY माइनस 1। अब NY हमारे पास नहीं है, तो NY निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो पीला रंग है वो बैगनी और लाल रंग का माध्य है। बैगनी और लाल रंग का अगर हम लोग माध्य निकालते हैं तो हमको पीला रंग मिलेगा। तो बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांकों का अगर माध्य निकालेंगे तो पीले रंग का अपवर्तनांक आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ से ये हो जाएगा NV प्लस NR बाई कितना, 2। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है ये तो आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पीले रंग का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, पीले रंग का अपवर्तनांक बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांकों का माध्य होता है। ये आप यहाँ पे इसको इस तरह से यूज करिए तो यहाँ से आपको NY का मान मिल जाएगा। तो NY यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, NV का मान है 1.66 प्लस 1.64 डिवाइड बाई 2। अभी इसको जब ऐड करेंगे आप तो यहाँ से आपको मिलेगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 3.30 डिवाइड बाई 2, ऐसा ही कुछ होगा। तो अभी आप इसको डिवाइड और कर सकते हैं। NY इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, ये आप करेंगे 1 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे 6 और ये 5 हो जाएगा। ये NY का मान मिल गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये होता है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, NV का मान आपके पास है 1.66 माइनस NR का मान 1.64। अभी यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, ये वैल्यू रखेंगे NY का, तो यहाँ से 1.65 माइनस 1 ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी इसको आप घटाए थे, कितना आया था 0.02। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू लिखिए 0.02 डिवाइड बाई कितना 0.65, ऐसा आपको मिल जाएगा। अभी देखिए 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल है और इधर से भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 2 बाई कितना 65। अभी आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे, जाएगा नहीं, फिर 0, फिर इसके बाद ये लगभग 3 टाइम्स जाएगा, और फिर इसके बाद ये लगभग 1 टाइम्स जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ओमेगा का मान हो जाएगा कितना 0.031। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये आप कैलकुलेट करके हमें बताइएगा। किसी पदार्थ का लाल, बैगनी तथा पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया है, ओमेगा का मान ज्ञात करना है। यदि माध्य विचलन भी दिया है 5 डिग्री है, तो इस पदार्थ से बने
पतले प्रिज्म द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा। इसमें हम आपको कोई हिंट नहीं देंगे, आप इस क्वेश्चन को खुद से लगाइएगा और अगर नहीं आता तो आप हमें कमेंट से बताइएगा और अगर आता है तो भी आंसर कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप वेट करिए, अगले वीडियो में नई टॉपिक आपकी स्टार्ट होगी ह्यूमन आइज़। तब तक के लिए